नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रही हूं उसका टॉपिक है ब्लीच एंड एडिशनल लॉन्ड्री रिएजेंट्स, मतलब विरंजक और अतिरिक्त धुलाई प्रतिकर्मक। ये विषय जो है, ये सब टॉपिक जो है, ये बीएससी पार्ट 2 होम साइंस और बीए पार्ट 2 होम साइंस के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस लेक्चर में हम यह जानेंगे कि ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। हमारे स्टेन रिमूवल, जैसे आपने इसके पहले के जो मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, सुने होंगे, उसमें एक वीडियो जो था, लेक्चर था, वो स्टेन रिमूवल पे भी था, दाग धब्बे छुड़ाना। दाग धब्बे हम किस तरह से फैब्रिक पर से रिमूव करते हैं। तो दाग धब्बे को, स्टेन को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग की आवश्यकता होती है, विरंजकों की आवश्यकता होती है। तो ये विरंजक कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरह से फैब्रिक पर क्रिया करते हैं, कौन से फैब्रिक पर हम कौन से विरंजक का उपयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो लेक्चर से लेंगे। ब्लीच या ब्लीचिंग एजेंट्स क्या होते हैं, विरंजक जो है वो होते क्या है एक्चुअल में। तो जल व साबुन का वस्त्रों की धुलाई प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये हम सभी जानते हैं। किंतु वस्त्र पर लगी कुछ ऐसी गंदगी होती है जो आसानी से रिमूव नहीं होती, जिन्हें हम बहुत मुश्किल होती है हमें उन्हें हटाने में। कुछ चिकनाई युक्त गंदगी होती है जो दूर करने में, जिसे दूर करने में बहुत परेशानी होती है। तो उस समय, जबकि कैसी गंदगी है, चिकनाई युक्त गंदगी है, कोई दाग धब्बे लग गए हैं कपड़े पे, तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम जो वॉशिंग रिएजेंट्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और उन वॉशिंग रिएजेंट्स में ब्लीच जो है एक प्रमुख एलिमेंट या प्रमुख तत्व होता है। इसमें चिकनाई घुल जाता है या फिर ये चिकनाई को अपने आप में सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वस्त्र पर उसके प्राकृतिक मटमैले रंग और बुनाई आदि प्रक्रियाओं के समय लगे दाग धब्बों और विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां होती हैं उनसे मुक्त करने के लिए, साथ ही उन पर सफेदी लाने के लिए ब्लीचिंग की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। और इसके लिए ब्लीच का प्रयोग हम करते हैं। और इस क्रिया में जो पदार्थ सहायक रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं वे विरंजक कहलाते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फैब्रिक जो करघे से बनकर तैयार होके हमारे पास आते हैं, उतरते हैं, उसमें कुछ गंदगी लग जाती है, साथ ही साथ कुछ उसका कलर जो होता है वो भी मटमैला सा हो जाता है। तो कलर को सफेद करने के लिए, मतलब वस्त्र में सफेदी लाने के लिए, और ये जो अशुद्धियां होती हैं जिनमें मशीन का ऑयल वगैरह होता है, उसके साथ डर्ट पार्टिकल लग के उसमें स्टेन जो है वो जम जाते हैं, तो इस तरह के जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए और वस्त्र में सफेदी लाने की प्रक्रिया जो होती है वो ब्लीचिंग कहलाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो सब्सटेंस या जो पदार्थ हम उपयोग में लाते हैं वो विरंजक या ब्लीचिंग एजेंट्स कहलाते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं, कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिसमें ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में दिखाया गया है। नीचे पानी है, पानी के साथ फैब्रिक है, फैब्रिक पे जो स्टेन लगे हैं उनको हम ब्लीचिंग एजेंट्स जो होते हैं उनकी सहायता से रिमूव करते हैं। अब ब्लीचिंग एजेंट्स जो कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह से क्रिया करते हैं। ब्लीच या विरंजक वस्त्र उद्योग के कारखाने में वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त तंतुओं को सूर्य की किरणों द्वारा विरंजित किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन होता है, वस्त्र का निर्माण होता है कारखानों में। इसलिए इनकी ब्लीचिंग की जो प्रोसेस होती है, इनमें विरंजन का कार्य जो होता है वो सूर्य की किरणों द्वारा विरंजित किया जाता है इनको। क्यों? क्योंकि खुली धूप या सूर्य का प्रकाश जो होता है एक नेचुरल ब्लीच होता है, ये एक प्राकृतिक ब्लीच का कार्य करता है। तो
वस्त्र उद्योग के कारखाने में वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त तंतुओं को सूर्य की किरणों के द्वारा विरंजित किया जाता है। खुली धूप एक नेचुरल ब्लीच का कार्य करती है, प्राकृतिक विरंजक का कार्य करती है, और वस्त्र पर लगे दाग धब्बे या उसके मटमैलेपन को खुले धूप में यदि हम सूर्य प्रकाश में नीचे घास पर रख दें तो यह स्वतः ही या अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आजकल वस्त्र उद्योग के कारखानों में रासायनिक पदार्थों का उपयोग ब्लीचिंग के लिए किया जाने लगा है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, कुछ ऐसे तंतु होते हैं जिन्हें रासायनिक पदार्थ से हानि पहुंचने की आशंका होती है या डर रहता है। इसलिए हम ऐसे फैब्रिक्स को सनलाइट में, सूर्य की प्रकाश में या सूर्य की किरणों के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं, और इसके लिए हम खुले मैदान में घास पर उस फैब्रिक पर रख देते हैं, जिससे सूर्य की किरणें जो है उस पर पड़ती है, वह फैब्रिक जो होता है उसमें ब्लीचिंग की क्रिया होती है और वस्त्र में दाग धब्बे या उसकी गंदगी जो होती है वो रिमूव हो जाती है। वस्त्रों को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विरंजित करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम आदि जो यौगिक होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, और इन्हें विरंजक या ब्लीचिंग एजेंट्स कहते हैं। किस प्रकार के, अब हम ये देखना है हमें कि किस प्रकार के वस्त्र पर किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग उचित रहेगा, क्योंकि हर फैब्रिक पर हम हर केमिकल का उपयोग नहीं कर सकते। इससे पहले के भी आपने वीडियो लेक्चर्स में देखा होगा, जैसे आपने रेयॉन फाइबर के बारे में देखा होगा, नायलॉन के बारे में मेरा वीडियो लेक्चर जो उसको सुना है ना, सिल्क के बारे में सुना है, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि हर फाइबर की अपनी एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो कई फाइबर ऐसे होते हैं जिन पर हम एसिड का उपयोग कर सकते हैं, और कई फाइबर ऐसे होते हैं जिन पर हम एसिड का उपयोग नहीं कर सकते, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए किस प्रकार के वस्त्र पर किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग उचित रहेगा, यह वस्त्र तंतुओं के प्रकृति पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से विरंजन या ब्लीचिंग की प्रोसेस जो होती प्रक्रिया, वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक है पहला प्राकृतिक रूप से विरंजन, नेचुरल ब्लीचिंग, और दूसरा है रासायनिक पदार्थों से विरंजन, केमिकल ब्लीचिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल ब्लीचिंग। जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि सनलाइट जो होता है ये बहुत अच्छा नेचुरल ब्लीच होता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक रूप से विरंजन में हम प्रकृति में जो घास होती, हरी घास मैदान में, सूर्य की किरणें, ये दोनों मिलकर एक अच्छे विरंजक का कार्य करते हैं। जैसे लिनन फाइबर है, आपने इसका भी वीडियो लेक्चर देखा होगा। लिनन फाइबर को तैयार करने के बाद उसे हरी घास पर विरंजित होने के लिए रखा जाता है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो लिनन को हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ दाग धब्बे लगे वस्त्र को भी सूर्य प्रकाश में रखकर हम ब्लीच कर सकते हैं। जैसे एक आप स्टेन रिमूवल का जो मेरा लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा, सब्जी या हल्दी का दाग जो होता है उसको मैंने बताया था कि आप उसको साबुन से धो दीजिए। साबुन से धोने से उसका रंग जो होता है वो बदलकर लाल या कत्था सा हो जाता है, फिर आप इसे सनलाइट में रख दीजिए तो ये वहां से ब्लीच हो जाता है, पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। तो ये होती है नेचुरल ब्लीचिंग की प्रोसेस। इस तरह से ये प्राकृतिक रूप से विरंजित हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरल फॉर्म में ये होता है सब कुछ, क्योंकि हरी घास में रखते हैं तो घास की क्लोरोफिल होती है वो, और साथ में सनलाइट जो होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, वो आपस में मिलकर इस पर ब्लीचिंग की प्रोसेस जो होती है वो करती है, और दाग धब्बे कपड़े से हट जाते हैं। विरंजन की इस क्रिया में जहां स्थान अधिक लगता है, जगह अधिक चाहिए, ठीक है, वहीं समय भी अधिक लगता है। इसलिए वर्तमान समय में जिन देशों पर रासायनिक पदार्थ हानि पहुंचाते हैं, सिर्फ उन्हें ही हम नेचुरल ब्लीचिंग की प्रोसेस से ब्लीच करते हैं, और अन्य वस्त्रों को हम रासायनिक पदार्थों से ब्लीचिंग उसमें कर सकते हैं। दूसरी मेथड है रासायनिक पदार्थों से विरंजन, केमिकल ब्लीचिंग जो होती है। तो वस्त्रों को विरंजित करने के लिए कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, वो उपयोग में लाए जाते हैं। किस रेशे से बने वस्त्र पर कौन सा रासायनिक पदार्थ हमको उपयोग में लाना है, या किस रेशे की प्रकृति कैसी है, उसके भौतिक रासायनिक गुण कैसे हैं, ये निर्भर करता है कि उस वस्त्र पर हम कौन सा रासायनिक पदार्थ जो है एज अ ब्लीच यूज करें।
ठीक है, इसमें नीचे देखिए स्लाइड में दिखाया गया है 2 चित्र। फॉरगेट द ब्लीच, हाउ टू यूज द सन टू व्हेन यू वाइट्स। ठीक है ना, एक सनलाइट में ब्लीचिंग दिखाई गई है, आपके कपड़े को आपने सनलाइट में रखा है, और दूसरी साइड पे केमिकल ब्लीचिंग दिखाई गई है जिसमें कि स्टेन रिमूवल्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं, केमिकल्स हैं जिनको हम फैब्रिक पर यूज करते हैं उन्हें ब्लीच करने के लिए। ये देखिए इसमें स्लाइड में एक आपको चार्ट दिखाया जा रहा है, इसमें ब्लीच जो है कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है। ब्लीच जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकारक विरंजक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, और दूसरे होते हैं अवकारक विरंजक या रिड्यूसिंग ब्लीच। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के ब्लीच है, ऑक्सीकारक और अवकारक। ऑक्सीकारक ब्लीच जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें बताया गया है खुली हवा व सूर्य प्रकाश, सोडियम हाइपोक्लोराइड या इसे ही हम जवेली वाटर भी कहते हैं, सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारे जो होते हैं ऑक्सीकारक ब्लीच होते हैं। ये ब्लीच जो होते हैं स्टेन के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो ऑक्सीजन को उसमें से देते हैं, और जो ऑक्सीजन वो अपने में से स्टेन को देते हैं वो उसके साथ मिलकर एक कलरलेस कंपाउंड तैयार करता है, एक रंगहीन यौगिक बनाता है, और इस तरह से दाग धब्बे जो है कपड़े पे से हटते हैं, रिमूव होते हैं। दूसरा जो बताया गया अवकारक विरंजक जो है वो रिड्यूसिंग ब्लीच होते हैं, इनका काम होता है ये स्टेन में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीकारक क्या कर रहा है, अपने में से ऑक्सीजन दे रहा है और उसके साथ कलरलेस कंपाउंड बना के रिमूव कर रहा है स्टेन को, जबकि अवकारक जो होते हैं रिड्यूसिंग ब्लीच जो होते हैं वो स्टेन में से ऑक्सीजन को लेते हैं, और इस तरह से स्टेन जो है वहां से फैब्रिक से दूर होता है। और इसमें मुख्य रूप से 2 बताए गए हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग की प्रक्रिया में जिन विरंजकों का या जिन रिएजेंट्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसा आप पहले देख रहे थे अभी, ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग जो ब्लीच होते हैं वो, और दूसरा अवकारक और रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ब्लीच। तो ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक जैसे मैं अभी बता ही रही थी आपको, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये अपने में से ऑक्सीजन स्टेन को देते हैं, और इस प्रकार के विरंजक में ऑक्सीजन मुख्य घटक के रूप में उपस्थित होता है। जब यह प्रतिकर्मक वस्त्र के संपर्क में आते हैं तो इनका ऑक्सीजन स्वतंत्र होकर दाग धब्बों के साथ संपर्क करता है, और उनके संपर्क में आकर उनसे मिलकर एक रंगहीन यौगिक कलरलेस कंपाउंड जो है वो बनाता है। श्वेत वस्त्रों के लिए ऑक्सीकारक ब्लीच जो होते हैं सबसे उत्तम माने जाते हैं। ये इनमें से दाग धब्बे हटाकर उन्हें एक व्हाइटनेस या एक उज्ज्वलता प्रदान करते हैं। ये देखिए इसमें लेयर्स ऑफ लर्निंग दिखाई गई है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जो प्रोसेस है ब्लीच की वो किस तरह से होती है इस स्लाइड में दिखाए गए चित्र से समझाने का प्रयत्न किया गया है। जो रेड वाला आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, यहाँ से ये ऑक्सीजन को दे रहे हैं उसमें। ठीक है, एरो देखिए ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब बीच में से ऑक्सीजन निकलकर कहाँ जा रही है, फैब्रिक के स्टेन पे जा रही है। जबकि रिडक्शन जो वाली डायग्राम जो देख रहे हैं आप ब्लू वाला, उसमें एरो नीचे की तरफ दिखाया गया है, मतलब ये यहाँ से ऑक्सीजन को स्टेन में से ले रहे हैं। तो ये प्रोसेस होती है ब्लीचिंग के दौरान। इस विरंजक का प्रयोग हर प्रकार के, कौन से विरंजक का प्रयोग, ऑक्सीकारक जो या ऑक्सीडाइजिंग जो ब्लीच है, इनका प्रयोग हर प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों पर कर सकते हैं। वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे व सफेद कपड़ों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। वनस्पति जगत से प्राप्त जैसे कौन से हैं, कॉटन है, लिनन है ना, हेम्प है, जूट है, रेमी है, इनसे जो प्राप्त रेशे होते हैं और जो सफेद कपड़े होते हैं, इनके लिए ये सबसे उत्तम माने जाते हैं। इस ब्लीच को केवल धब्बा साफ होने तक ही वस्त्र के या तंतु के संपर्क में रखना चाहिए। जैसे ही ये काम खत्म हो जाए उसे तुरंत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसके जो फाइबर होते हैं फैब्रिक के वो कमजोर होने लगते हैं। इसमें जो सबसे पहला देखेंगे हम इसका प्रकार वो है खुली हवा, सूर्य प्रकाश तथा नमी। यह प्राकृतिक विरंजक है और इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। यह संसार की सबसे प्राचीन विधि है ब्लीचिंग की।
इस ब्लीचिंग की प्रक्रिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। ठीक है, सभी चीज हमें आसानी से मिलता है, खुला मैदान मिलता है, घास मिलता है, सनलाइट मिलती है, सभी चीज बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। वस्त्र को धोकर गीली अवस्था में घास पर बिछाकर सुखाया जाता है, जिससे ये सूर्य प्रकाश, हवा और क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल जो कि हमें घास से मिलता है, ग्रीन घास जो होती है उससे मिलता है, तो किससे किससे, सूर्य प्रकाश, हवा और क्लोरोफिल की सहायता से ये फैब्रिक जो होते हैं वो ब्लीच होते हैं। वस्त्र सूख जाने पर धूप से हटा लिया जाता है। बहुत लंबे समय तक हम फैब्रिक को धूप में, सूर्य प्रकाश में नहीं छोड़ सकते, अन्यथा वस्त्र जो होते हैं वो उसमें पीलापन देखा जाता है, ये पीले पड़ने लगते हैं। सूर्य प्रकाश के द्वारा सूती और लिनन वस्त्रों पर ब्लीचिंग का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा जो प्रकार है ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच का, वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे हम जवेली वाटर भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली विरंजक है और इसे बनाने के लिए उबले पानी में क्लोराइड ऑफ लाइम या चूना घोलकर उसमें कपड़े धोने का सोडा मिलाया जाता है और इस तरह से ये सोडियम हाइपोक्लोराइड या जवेली वाटर जो है वो तैयार किया जाता है। इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे केवल हम सूती वस्त्र को, कॉटन फैब्रिक्स को ही इससे हम केवल ब्लीच कर सकते हैं। और विरंजन की क्रिया पूर्ण होने पर, जब ब्लीचिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है, तब फिर वस्त्र को साफ पानी से खंगाल लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का अज्ञात ऐसा स्टेन जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, जो अज्ञात है हमारे लिए, तो ऐसे दाग को किसी अन्य विधि से यदि वो नहीं छूट रहा है, तब ऐसी स्थिति में जवेल वाटर से इसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तीसरा है सोडियम परबोरेट। यह भी एक शक्तिशाली विरंजक है और यह बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा व हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिलने से बनता है। किसके मिलने से? बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिलने से बनता है। यह ठंडे जल में अप्रभावी रहता है, मतलब ठंडे जल में इसका उपयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे उतना अच्छा इफेक्ट जो है या प्रभाव जो है हमें नहीं मिलता। तो अतः इसका घोल गर्म पानी में बनाना चाहिए। वनस्पति रेशे से बने वस्त्र, सूती, लिनन, रैम्प, हैम, जूट, ये सब जो है इन पर ये अधिक प्रभावकारी होते हैं। यदि इनका प्रयोग प्राणिज रेशे पर या जानता या एनिमल फाइबर पर हमें करना है, जैसे ऊन या रेशम पर इसका प्रयोग करना है, तो इसमें थोड़ी सी मात्रा एसिटिक एसिड की मिला दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच में चौथी ब्लीच जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका प्रयोग वनस्पतिक और प्राणिज दोनों प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्रों पर हम कर सकते हैं। इस विरंजक में या इस ब्लीच में ऑक्सीजन का प्रतिशत अधिक होता है, अतः यह वस्त्र पर से पसीने, फफूंद और स्याही के दाग को आसानी से रिमूव करते हैं, परंतु प्रयोग के पश्चात वस्त्र पर हल्का सा भूरापन इसमें देखा जाता है और इस कमी को दूर करने के लिए वस्त्र को ऑक्जेलिक एसिड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल में डालना चाहिए, जिससे वस्त्र पर उसकी सफेदी जो है वो वापस आ जाती है। पांचवा जो ब्लीच होता है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच के अंतर्गत, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह एक सॉफ्ट ब्लीच है, मृदु ब्लीच है, जो बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो है वो बहुत जल्द स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्ट ब्लीच है। इसमें क्रिया जो होती बहुत तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो होता है बहुत जल्द स्वतंत्र होकर अपनी क्रिया करता है। यह शीघ्रता से जल व ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है और विमुक्त होकर ये ऑक्सीजन वस्त्रों के दाग धब्बों व पीलेपन को ब्लीच करता है, विरंजित करता है। इसके तनु घोल का प्रयोग हम रेशम और ऊनी वस्त्रों पर भी कर सकते हैं। इसके प्रयोग के तुरंत बाद वस्त्र को पानी से अच्छी तरह से रिंस करना चाहिए या खंगालना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल में थोड़ा सा अमोनिया या सोडा यदि हम मिलाते हैं तो इससे इसकी अल्कलाइन नेचर जो होता है, इसकी क्षारीय प्रकृति जो होती है वो बढ़ जाती है और यह और अधिक क्रियाशील हो जाता है। इसमें
अम्ल मिलाने से इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। इस विरंजक के प्रयोग के समय यह एक बात बहुत सावधानी रखने की होती है कि वस्त्र पर किसी भी प्रकार का धातु का कोई अलंकरण ना हो। ठीक है, जैसे बेल्ट है, बटन है, डिफरेंट टाइप के मेटल के बटन्स आते हैं, या उसकी चेन कहीं पे कुछ लगी हुई है, तो इस तरह की कोई भी चीज अलंकरण या जो होता है ऑर्नामेंटेशन जो हम फैब्रिक का करते हैं, वो चीज इस फैब्रिक पर नहीं आना चाहिए, होना चाहिए ब्लीचिंग के दौरान। अन्यथा क्या होगा, इसके संपर्क में आकर ये मेटल्स जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। इसलिए यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस पात्र में या जिस बर्तन में हम ब्लीचिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, विरंजन की प्रक्रिया कर रहे हैं, वह भी मेटल का ना हो, बल्कि उसकी जगह मिट्टी का, प्लास्टिक का या लकड़ी का पात्र होना चाहिए। तो ये 5 ब्लीच थे जिससे हमने देखा और सुना, ये ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो ब्लीच होता है वो होता है अवकारक प्रतिकर्मक या रिड्यूसिंग रिएजेंट्स या ब्लीच। वनस्पति रेशों के अतिरिक्त अन्य सभी जो रेशे होते हैं उनको या उनसे बने वस्त्रों को विरंजित करने के लिए अवकारक प्रतिकर्मक काफी लाभकारी होते हैं। मतलब वेजिटेटिव फाइबर को छोड़कर बाकी जो अन्य दूसरे जो फाइबर्स होते हैं, चाहे वो एनिमल फाइबर हो चाहे सिंथेटिक फाइबर हो, उन सब की ब्लीचिंग के लिए अवकारक प्रतिकर्मक जो है वो काफी लाभकारी होते हैं। सब अवकारक प्रतिकर्मक सभी प्रकार के तंतुओं को विरंजित करने में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। यह रंगीन पदार्थों से ऑक्सीजन को हटाते हैं, जिससे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। इनके तंतु या इनके जो तंतु होते हैं वो दाग धब्बों से विमुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसके तनु घोल का प्रयोग हम एनिमल फाइबर जो होते हैं, जैसे वूल है या सिल्क है, उस पर करते हैं। ये देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया को दिखाया गया है, जिसमें ऑक्सीडेशन में रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो रही है, और रिडक्शन की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो हो रही है वो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन में वो रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है मुख्य अवकारक प्रतिकर्मक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। यह सभी प्रकार के रेशों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिकर्मक होता है। हर तरह के फाइबर पर हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो होता है रिएजेंट, ब्लीचिंग रिएजेंट, उसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यह व्यवहारिक रूप से ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है। यह धब्बे में से ऑक्सीजन को खींच लेता है और धब्बे की ऑक्सीजन अलग हो जाने से उसके अन्य तत्व भी जो होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तथा धब्बा जो है वो वस्त्र पर से हट जाता है। इस विरंजक को इसके सांद्र रूप में उपयोग में लाना चाहिए, मतलब इसका हम कॉन्सेंट्रेट फॉर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। यह कई प्रकार के धब्बे जैसे घास, चमड़ा, बूट पॉलिश, फफूंद, रंगीन जो स्याही होती है वो, और रंग के धब्बे, इस तरह के जितने भी स्टेन होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। धब्बे और वस्त्र की प्रकृति, किसपे? धब्बे और वस्त्र की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि इसके ठंडे, गर्म या उबलते घोल में कितने समय के लिए इसकी क्रिया कराई जाए। क्रिया खत्म होने पर वस्त्र को स्वच्छ पानी से खंगाल लेना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इस ब्लीच के गर्म, ठंडे या उबलते घोल में हम किसी भी वस्त्र की या तंतु की कितनी देर तक क्रिया कराएंगे, ये बात निर्भर करती है धब्बे की प्रकृति, मतलब धब्बा कैसा है, और साथ ही साथ वस्त्र कैसा है। सेकंड है इसमें सोडियम बाइसल्फाइड। यह एक मृदु ब्लीच है, ठीक है, सॉफ्ट ब्लीच है ये। जब यह वस्त्र के धब्बे के संपर्क में आता है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो स्वतंत्र होती है और धब्बे से ऑक्सीजन खींचकर उसका अपचयन करती है, और वस्त्र से दाग धब्बे जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। अपचयन करती है का मतलब है वो वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करती है, हटाती है, खींच लेती है, और इससे दाग धब्बे जो है वस्त्र पर से हट जाते हैं, और फिर हम वस्त्र को साफ पानी से खंगाल लेते हैं। नीचे कुछ स्टेन रिमूवल के क्लीनिंग जो एजेंट्स होते हैं उनकी फोटोज या उनके चित्र जो है वो बताए गए हैं। ये देखिए, इसमें क्लीनिंग विथ
क्लोरीन ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच जो होता है उसकी सहायता से हम किस तरह से ब्लीच कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है ये दिखाया गया। प्रोटेक्ट हैंड एंड आईज, अपनी हाथ और आंखों को सुरक्षित रखिए। ओपन विंडोज, खिड़कियां खोलकर हमेशा करना चाहिए। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों से इसे दूर रखना चाहिए। नेवर मिक्स विथ एनीथिंग एल्स, किसी और के साथ इस ब्लीच को मत मिलाइए। यूजेस डिसइंफेक्टिंग एंड व्हाइटनिंग, मतलब डिसइंफेक्शन जो होता है, दाग धब्बे जो होते हैं, गंदगी होती है, उनको दूर करने के लिए और व्हाइटनिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ लेफ्ट साइड में एक आपको दिखाया गया वॉश सिंबल के रूप में, या उसके कुछ सिंबल्स बताए गए हैं ब्लीचिंग के, जो फैब्रिक पर आपको अक्सर देखने के लिए मिलेंगे कि आप कौन से फैब्रिक को इससे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिखाया है एनी ब्लीच एज नीडेड, मतलब जो सिंपल एक ट्राइंगल बना है व्हाइट कलर का, उसमें लिखा है एनी ब्लीच एज नीडेड, मतलब किसी भी ब्लीच से आप उसको कर सकते हैं। फिर सेकंड डायग्राम में दो लाइंस बनी है, बीच में तिरछी लाइन बनी है, उसमें लिखा है नॉन क्लोरीन ब्लीच ओनली, मतलब ऐसा ब्लीच जिसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं हो। तीसरा लिखा है ट्रायंगल के अंदर Cl, मतलब क्लोरीन ब्लीच, मतलब ऐसे ब्लीच जिसमें क्लोरीन हो, उनसे आप उस फैब्रिक को ब्लीच कर सकते हैं। फोर्थ डायग्राम में आपको ट्रायंगल कट करके बताया गया है डू नॉट ब्लीच, मतलब इस फैब्रिक को ब्लीच मत करिए, नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट में जो फिफ्थ डायग्राम है उसमें ब्लैक ट्रायंगल दिखाया है, क्रॉस दिखाया है, डू नॉट ब्लीच, मतलब एकदम ही ब्लीच नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो आपको फैब्रिक पे, जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माण उत्पादक होता है, वो अपनी फैब्रिक की जहां जानकारी देता है वहां पे इस तरह के सिंबल्स को वो मेंशन करता है, दर्शाता है। इसके बाद कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, एडिशनल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एडिशनल या अतिरिक्त धुलाई प्रतिक्रमक। इनका उपयोग भी हम वॉशिंग के दौरान, धुलाई के दौरान दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए करते हैं। ये एक्स्ट्रा होते हैं, अतिरिक्त रूप में होते हैं, इसलिए हम इसे एडिशनल लॉन्ड्री रिएजेंट्स भी कहते हैं। धुलाई के लिए तथा दाग धब्बे छुड़ाने के लिए कुछ अन्य प्रतिकर्मकों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें इनकी प्रकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ये जो रिएजेंट्स होते हैं इनका भी नेचर होता है एसिडिक और अल्कली, ये नेचर के हिसाब से इसे भी दो भागों में बांटा है। एक है अल्कलाइन लॉन्ड्री रिएजेंट्स, इनका प्रयोग हम वनस्पतिक रेशों से बने वस्त्रों पर करते हैं। अल्कलाइन मतलब क्षारीय, जिनका नेचर जो होता है, प्रकृति क्षारीय होती है, इनका प्रयोग हम कॉटन, लिनन, इस टाइप के जो भी वनस्पतिक रेशे हैं उन पर करते हैं, क्योंकि इन पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोडा है, बोरेक्स है, अमोनिया है, अमोनियम कार्बोनेट है, ये सारे अल्कलाइन लॉन्ड्री रिएजेंट्स होते हैं। दूसरा प्रकार होता है एसिडिक लॉन्ड्री रिएजेंट्स, मतलब अम्लीय प्रतिकर्मक, अम्लीय धुलाई प्रतिकर्मक, ठीक है, जिनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो इनका प्रयोग प्राणिज रेशों से बने वस्त्रों पर किया जाता है, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, इन पर हम एसिडिक जो लॉन्ड्री रिएजेंट्स होते हैं, अम्ल जिनकी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, उनका इस पर उपयोग करते हैं, क्योंकि इन पर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओलिक एसिड, या फिर सॉल्ट ऑफ लेमन। तो इस तरह से हम जो एडिशनल हमारे लॉन्ड्री रिएजेंट्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा है, उनके नेचर, उनकी प्रकृति के हिसाब से। इसमें अल्कलाइन लॉन्ड्री रिएजेंट्स, ये क्षारीय धुलाई प्रतिकर्मक, और दूसरा अम्लीय धुलाई प्रतिकर्मक या एसिडिक लॉन्ड्री रिएजेंट्स। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है एडिशनल लॉन्ड्री रिएजेंट्स जो हैं वो उसके प्रकार बताए गए हैं, अल्कलाइन और एसिडिक। अल्कलाइन में बताया गया वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो है सोडियम कार्बोनेट, और ये पाउडर के फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में ये होता है। उबलते पानी में सोडे के साथ हम देखते हैं, हमेशा घर पे भी आपने देखा होगा, जब आप कॉटन फैब्रिक की वॉशिंग करते हैं तो साबुन के घोल में, गर्म पानी में साबुन का घोल बनाते हैं, और उसमें थोड़ा सा, यदि व्हाइट फैब्रिक हम वॉश कर रहे हैं, ठीक है, कॉटन का व्हाइट फैब्रिक वॉश करते हैं, या किचन के जो फैब्रिक्स होते हैं जिनको हम, जिसमें काफी चिकनाई युक्त गंदगी दूर लग जाती है, उसको यदि हम वॉश कर रहे हैं तो गर्म पानी में हम साबुन का घोल बनाते हैं और साथ में उसमें थोड़ा सा सोडा का पाउडर मिलाते हैं, वॉशिंग सोडा मिलाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इसकी सफाई की शक्ति जो होती है साबुन की वो बढ़ जाती है, और दाग धब्बे या चिकनाई युक्त गंदगी जो होती है वो आसानी से रिमूव होती है। दूसरा है बोरेक्स।
तो बोरेक्स जो है उसे हम सुहागा भी कहते हैं। ये सफेद पाउडर के फॉर्म में ही होता है और इसका नाम, रासायनिक जो नाम होता है वो है सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट या सुहागा या बोरेक्स, ये सभी एक चीज है। ये हल्के अल्कलाइन नेचर का होता है, हल्के क्षारीय प्रकृति का होता है और किसी भी वस्त्र में इसका प्रयोग हम काफी सुरक्षित रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो शक्तिशाली क्षारीय विरंजक होता है और इसका प्रयोग जो है हम वनस्पतिक जो रेशे होते हैं हमारे, कॉटन है, लिनन है, ठीक है, इस पर हम इसका प्रयोग करते हैं। 1 लीटर पानी में 4 से 6 चम्मच तक जो होता है अमोनिया का सॉल्यूशन मिलाकर घोल बनाया जाता है और इसमें फिर हम कपड़े की वॉशिंग करते हैं, दाग धब्बे छुड़ाने की प्रक्रिया जो है वो संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट जो होता है ये काफी माइल्ड, मृदु क्षारीय इसकी प्रकृति होती है, माइल्ड ब्लीच होता है और इसका प्रयोग जो होता है हम बहुत आसानी से फैब्रिक पर करते हैं ब्लीचिंग की प्रोसेस के लिए। साथ ही साथ बोरेक्स यदि आपके पास नहीं हो तो आप अमोनियम कार्बोनेट का उपयोग उसके स्थान पर कर सकते हैं। दूसरा जो एडिशनल लॉन्ड्री रिएजेंट है वो है एसिडिक लॉन्ड्री रिएजेंट्स, जिसका नेचर जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसमें जो दिखाया गया सबसे पहला है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है दिखने में रवे के समान होता है, रवा जैसे सूजी होता है ना, ठीक उसी तरह से इसके बहुत बारीक क्रिस्टल्स होते हैं, कण होते हैं, रवे के समान दिखता है। ये एक तरह से पॉइजन होता है, विष होता है, इसलिए इसकी बोतल में हमेशा एक लेबल लगा कर रखिए और उस बोतल को बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। ठीक है, इसलिए बच्चे की पहुंच से दूर रखना चाहिए। और जंग इसका मुख्य रूप से इस जो ऑक्सैलिक एसिड है, इस ब्लीच का उपयोग जो होता है जंग और फल के जो धब्बे होते हैं, स्टेम जो होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग हम जो एनिमल फाइबर्स होते हैं, वूल और सिल्क, उस पर करते हैं। नेक्स्ट जो दिखाया गया है इसमें रिएजेंट वो है सॉल्ट ऑफ लेमन। ये इसका नेचर एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति होती है और ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम ऑक्सलेट का ये कंपाउंड होता है, ये यौगिक होता है। क्या होता है ये? एक तो इसका नेचर एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति होती है और ये ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम ऑक्सलेट का यौगिक होता है और यह भी एक तरह से पॉइजन ही का काम करता है, पॉइजन ही होता है। इसे भी काफी सावधानी पूर्वक इसके बोतल में लेबल लगाकर बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड जो होता है ये सूती वस्त्रों पर प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम ऊन और रेशम व रंगीन वस्त्रों पर इसका प्रयोग हम नहीं करते। सूती वस्त्रों पर, खासकर जो व्हाइट फैब्रिक्स होते हैं, उन पर हम ऑयलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। वूल, सिल्क और जो कलर्ड फैब्रिक्स होते हैं, रंगीन वस्त्र, इन पर इनका उपयोग नहीं किया जाता। और इनके प्रयोग के बाद, इनका जब हम उपयोग करते हैं फैब्रिक पर, उसके बाद तुरंत अमोनिया के सॉल्यूशन से इसको, फैब्रिक को वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि अमोनिया एक तरह का अल्कली होता है, क्षार होता है। इस तरह से इस एसिड का प्रभाव जो है वो उसको कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो ब्लीच है वो है एसिडिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो एसिडिक रिएजेंट है वो है एसिटिक एसिड। ये हम घर पर भी इसको देखते हैं, हर किसी के घर में ये होता है। इसे हम बोलचाल की भाषा में सिरका या विनेगार भी कहते हैं। ठीक है, सिरके या विनेगार के रूप में ये घर घर में उपलब्ध होता है। इसकी सहायता से हम दवाई, वार्निश, घास के धब्बे जो है बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और ये जब प्रयोग में लाए जा रहे हो या जब इनका हम प्रयोग कर रहे हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बर्तन हो वो धातु का बर्तन नहीं होना चाहिए, क्यों? उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं। इसलिए मिट्टी के, कांच के या लकड़ी के जो वुडन के जो पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि ब्लीच किस तरह से काम करता है और ब्लीच जो है हमारे फैब्रिक की वॉशिंग के लिए या स्टेन रिमूवल का जो काम होता है, दाग धब्बे हटाने का, उसमें किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। ब्लीच वाकई में होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ब्लीच होते हैं, पदार्थ होते हैं, विरंजक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा जो क्रिया की जाती है वो ब्लीचिंग की क्रिया कहलाती है। ब्लीच के प्रकार देखा हमने। ठीक है, किस तरह से ये
एसिडिक और अल्कलाइन नेचर के होते हैं कुछ ब्लीच। तो ऐसे ब्लीच जिनका नेचर जो है अल्कलाइन नेचर के होते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उनका प्रयोग हम ऐसे फाइबर पर नहीं करते जिनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ऊन और रेशम पर हम अल्कली ब्लीच का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह से एसिडिक ब्लीच होते हैं, अम्लीय प्रकृति के ब्लीच होते हैं, जिनका प्रयोग हम कॉटन या लिनन जो वनस्पति रेशे होते हैं उन पे नहीं करते, क्योंकि ये इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्लीच कितने प्रकार के हैं और किस तरह से ये कार्य करते हैं स्टेन को रिमूवल करने के लिए। कुछ ब्लीच जो होते हैं इसमें से हमने ये भी देखा कि वो पॉइजनस होते हैं, विष के रूप में होते हैं। इतना इनकी जब भी आप इनसे काम करते हैं, इनके साथ काम करते हैं या ब्लीचिंग की क्रिया करते हैं, तो काफी सावधानी पूर्वक आपको ये कार्य करना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि ब्लीचिंग की क्रिया के दौरान बच्चे जो हैं वो उस प्रोसेस से दूर रहें। बच्चों को हमेशा उससे दूर रखिए और इस तरह की सामग्री यदि आप घर में रखते हैं उसे बच्चों की पहुंच से काफी दूर रखिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ब्लीचिंग ये इस चैप्टर में मैंने कोशिश की है आपको ब्लीच के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी। इससे रिलेटेड यदि कोई भी बात आपको जाननी है या पूछनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।